Good morning to you all. Good morning to you all. I am audible. Okay. Uh, Today I will discuss on the origin of Islam. मैं आज इस्लाम के उदय के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा और कैसे जो तुर्क थे, जो मुस्लिम्स थे, उन्होंने इंडिया पर अटैक किया और इस्लाम का यानी मुस्लिम जो कल्चर था, जो मुस्लिम सभ्यता थी, जो उसका इम्पैक्ट इंडियन कल्चर पर क्या पड़ा था, है ना, इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चूंकि हमारा ये टॉपिक आपके लिए थोड़ा नया है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक ब्रीफ इस्लाम का जो ओरिजिन है उसके बारे में मैं आपसे थोड़ा डिस्कस करूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, वी नो ऑल ऑफ देम, कि हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब जो थे, ही वॉज द फाउंडर ऑफ इस्लाम, ना, वह इस्लाम के संस्थापक थे और वहीं से इस्लाम धर्म जो है अस्तित्व में आता है। मक्का मदीना जो मध्य एशिया में है, और उनका जो जन्म, उनका जो बर्थ था वो मक्का में हुआ था 570 एडी में, और उनकी जो डेथ हुई थी बहुत जल्दी हो गई थी 632 में एडी में। यानी कि जो हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब थे, उनका जन्म 570 में हुआ था एडी में, ईस्वी में, और उनकी मृत्यु 632 में हुई थी। और उन्होंने इस्लाम की धर्म की स्थापना की थी। एक नया धर्म, एक नया रिलीजन वर्ल्ड में आया। ये प्लीज़ प्रेजेंटिंग मोड ऑफ कर दीजिए। सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपने आप को म्यूट मोड में करें, अपना वीडियो को ऑफ रखें। ये आपके लिए भी और हमारे लिए भी, सबके लिए भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो उन्होंने एक प्रकार से वह बहुत ज़्यादा रिचुअल थे और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे, और उन्होंने स्वयं को अल्लाह मतलब गॉड को प्रतिनिधि कहा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड ऑन अर्थ, है ना, पृथ्वी पर अल्लाह का प्रतिनिधि कहा। और उन्होंने जो इस्लाम की उनके विचारों का जो संग्रह है, जो उनके बातें हैं, जो उनके विचार हैं, उनका जो संग्रह, उनका जो कलेक्शन है, वो कुरान के रूप में हमारे सामने अस्तित्व में आता है। और वह इस्लाम की सबसे धर्म की सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक ग्रंथ माना जाता है। और ये कहा जाता है कि हज़रत पैगंबर मोहम्मद शाह के विचारों का वह संग्रह है, वह एक प्रकार से इस्लाम की आध्यात्मिक और सबसे प्रमुख पुस्तक मानी गई है। ये शाइना बानो, आपको बार बार कहा जा रहा है, आप अपने आप को प्रेजेंटिंग मोड में प्लीज़ ऑफ रखें। मुझे मालूम है सबके लिए नया टीचिंग मोड है और थोड़ी दिक्कत ज़रूर हो रही है सबको, लेकिन धीरे धीरे आप इसके अभ्यस्त हो जाएंगे, आई नो। तो
शुरू में तो उन्होंने इस्लाम का धर्म का प्रचार प्रसार करने की जिम्मेदारी उठाई और उन्होंने एक इस्लाम को एक धर्म के रूप में स्थापित करने की कोशिश करी पूरी तरह से। लेकिन यहाँ मक्का में पैदा हुए, मदीना गए, कुछ लोगों ने विरोध किया, फिर वहाँ से वापस लौट के आए और फिर इस तरह से इस्लाम का प्रचार प्रसार सेंट्रल एशिया में होता रहा। और उसके बाद धीरे-धीरे पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार होना शुरू हुआ और पैगंबर साहब की मृत्यु होने के बाद जो उनके उत्तराधिकारी, उनके जो सक्सेसर थे, वे खलीफा कहलाए। खलीफा एक बहुत ही पर्टिकुलर बहुत ही इम्पोर्टेंट शब्द है और इसको जानना चाहिए कि हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी थे वे खलीफा कहलाए, यानी पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहा जाता था। यानी कि विश्व में या उस समय जहाँ जितने भी मुस्लिम देश थे, मुस्लिम राज्य स्थापित हुए, वहाँ पर खलीफा को एक धर्म गुरु के रूप में स्थापित किया गया था। लेकिन धीरे-धीरे इस्लाम जो है एक धर्म से अधिक आगे बढ़ते हुए वह एक प्रकार से अपने साम्राज्य का एक राजनीतिक स्वरूप ले लेता है और उसका फैलाव मध्य एशिया से बाहर आपका पूरे यूरोप में, चाइना में और यहाँ तक कि इंडिया में, जिसका इतिहास हम लोग पढ़ते हैं, विस्तृत होता चला गया। और ये एक धर्म के साथ-साथ एक रिलीजन के साथ-साथ इनका एक राजनीतिक स्वरूप हमारे सामने, पॉलिटिकल जो स्ट्रक्चर है, वह उभर कर के सामने आता है। यानी इनके पास जो सेना थी वो भी काफ़ी उच्च कोटि की होती चली गई। तो पैगंबर मोहम्मद साहब की डेथ होने के बाद जो पहला खलीफा बना है वह उमैयद डायनेस्टी का है। अबू बकर वाज द फर्स्ट खलीफा आफ्टर द डेथ ऑफ हज़रत पैगंबर मोहम्मद। पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद उमैयद वंश का जो पहला खलीफा बनता है, अबू बकर पहला खलीफा बनता है। उसके बाद इस्लाम का फैलाव एक धर्म के साथ-साथ राजनीतिक क्षेत्रों में साम्राज्य कह सकते हैं, एम्पायर के रूप में उसका डेवलपमेंट होना शुरू होता है। पूरे वर्ल्ड में मुस्लिम स्टेट साम्राज्य की स्थापना होनी शुरू होती है और उसी कड़ी में भारत में भी सत्ता स्थापित होती है। तो इसके बाद अब ये प्रश्न उठता है कि इसको थोड़ा-सा मुस्लिम साम्राज्य का अन्य देशों में कैसे प्रचार प्रसार हुआ, कैसे विस्तार हुआ, एक्सपैंड कैसे हुआ, इसको हमें डिटेल्स में नहीं जाना है। हमें बस सिर्फ ये जो है दिखाना है कि इंडियन जो परिदृश्य है, जो सिनेरियो है, उसमें उस समय तुर्कों ने जो अटैक किया, उसमें इंडिया की कंडीशंस क्या थी, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया at the time of Turkey attack in 11th and 12th century, है ना। 11वीं और 12वीं शताब्दी में जो तुर्कों ने भारत पर जो आक्रमण किया, उस समय भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दशा क्या थी, यह आपका एक टॉपिक है यूनिट फर्स्ट का। तो इस तरह से मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस्लाम का ओरिजिन कैसे हुआ और वह कैसे एक धर्म से आगे बढ़ कर के राजनीतिक रूप में, साम्राज्यी रूप में उसका विस्तार होता चला गया। अब खलीफा आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद एट द प्रेजेंट टाइम कोई भी खलीफा विश्व में नहीं है। आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वार जो ब्रिटिशर्स थे, जो ब्रिटेन था, उसने टर्की के खलीफा के पद को जो था वो समाप्त कर दिया और आज प्रेजेंट टाइम में खलीफा जैसा कोई पद
नहीं है। खलीफा एक प्रकार से पैगंबर साहब के उत्तराधिकारी थे और पूरा जहाँ भी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना होती थी, मुस्लिम राज्य की स्थापना होती थी, उनका जो उनकी जो मान्यता कह सकते हैं, उनकी स्वीकृति जो है वह आवश्यक होती थी, तभी वह कानूनी रूप से जो सुल्तान होता था उस राज्य का, उस स्टेट का, वह विधिक रूप से वह माना जाता था कि वह शासक है और पूरे मुस्लिम जो पॉपुलेशन थी, जो लोग थे, जनसंख्या थी, वह उसको एक्सेप्ट करती थी। तो मध्य एशिया में इस तरह से खलीफाओं के खिलाफ भी जब इनका राजनीतिक स्वरूप बनता है तो विद्रोह, रिवोल्ट शुरू होते हैं, जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल, आंतरिक और बाह्य रिवोल्ट शुरू होता है। और इस दृष्टि से जो हमारे भारतीय परिदृश्य हम केवल बताना चाहेंगे कि जो है उमैयद वंश का ही खलीफा जो था, जो है उसके समय में ही जो है भारत पर पहला आक्रमण अरबों ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम जो इराक का सूबेदार था, अल-हल्लाज, है ना, मोहम्मद बिन कासिम ने उसके कहने पर भारत पर पहला आक्रमण किया था सिंध प्रांत पर, है ना, यानी कि अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में। मैं सिर्फ इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि आपको थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री बता दूँ कि अंडर द लीडरशिप ऑफ आफ्टर द लीडरशिप ऑफ मोहम्मद बिन कासिम, Arab, who was the commander of Al-Hallaj. Al-Hallaj was the ruler of Iraq, है ना. Arab attack in India first time in 712 AD at सिंध प्रांत पर, प्रोविंसेस सिंध प्रांत पर पहला जो आक्रमण हुआ था अरबों ने, वह मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, जो इराक के सूबेदार अल-हल्लाज का सेनापति था, उसके काल में हुआ था। बट किसी भी सिंध के, और उन्होंने जो सिंध का जो सूबेदार था, कह सकते हैं जो दाहिर was the ruler of Sindh that time, who fought against मोहम्मद बिन कासिम, जिसने मोहम्मद बिन कासिम के खिलाफ संघर्ष किया। बट फाइनली मोहम्मद बिन कासिम विजयी रहा। और बट इसका एक बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि सिंध के अलावा किसी अदर इंडियन स्टेट्स पे ये इसको ऑक्युपाइड करने में सफल नहीं हो सके थे। मोहम्मद बिन कासिम जो था वह केवल सिंध पर ही सफलता प्राप्त करने में सफल हुआ था। बट आफ्टर लॉन्ग टाइम इन 11th and 12th century, तुर्क यानी मुस्लिम जो है वह अटैक फिर इंडिया पर हुआ था। महमूद गजनवी एंड आफ्टर वेरी लॉन्ग, महमूद गजनवी अटैक इन इंडिया इन 1000 AD, 1000 ईस्वी में अटैक किया था और लगातार 1027 तक अटैक किया। But after very long time, Muhammad bin Kori was the ruler of Gor dynasty. Gor वंश का शासक था। Gor situated that time in Central Asia, मध्य एशिया में वह स्थित था। और उसने अटैक किया था फर्स्ट जो बैटल ऑफ तराइन हुआ था 1191। तो ये हिस्ट्री थी। और मैं सिर्फ इसको अभी मैं पीछे ले जाऊंगा थोड़ा सा और आपको समझाने के लिए कि मोहम्मद बिन कासिम के अटैक के बाद, और जो हमने कहा कि इस्लाम का जो विस्तार हो रहा था पूरे वर्ल्ड में,
लेकिन उनके खुद के सेंट्रल एशिया में उनके खिलाफ खलीफाओं के खिलाफ आपस में विद्रोह हो रहे थे, जिसका परिणाम ये हुआ था कि आकर के 9th सेंचुरी में 9वीं शताब्दी में कई स्टेट प्रोविंसेस का जो है स्वतंत्र हुए और नए स्थापित हुए थे, जिसमें आपका गजनी था, गौड़ था, है ना? इस तरह के कई जो थे वे प्रोविंसेस अस्तित्व में आए थे। तो पहला जो इंडिया से चूंकि रिलेटेड है गजनी, इसलिए मैं इसको बताना चाहूँगा कि गजनी जो था, जहाँ पर गजनवी डायनेस्टी, जो गजनवी वंश का शासक था, जिसका पहला शासक जो था अलप्तगिन था। अलप्तगिन वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ गजनी, who related to गजनवी डायनेस्टी, जो गजनवी वंश से संबंधित था। और उसके बाद आफ्टर द डेथ ऑफ अलप्तगिन, सुबुक्तगिन was the ruler of Ghazni, who related to Ghaznavi Vans, and after the death of Subuktagin, Mahmud Ghaznavi was the ruler of Ghazni, who related to गजनवी डायनेस्टी, जो गजनवी यानी कि अलप्तगिन के बाद से सुबुक्तगिन, सुबुक्तगिन के बाद से महमूद गजनवी, और ये तीनों जो थे वे गजनी के शासक थे और गजनवी वंश से संबंधित थे। इनका मध्य एशिया में काफ़ी प्रभाव था, काफ़ी इम्पैक्ट था। ये अपने आर्थिक रूप से, सैनिक रूप से, राजनीतिक रूप से बड़े ही स्ट्रांग और अच्छी स्थिति में थे। और महमूद गजनवी वाज द सेकंड, जो कह सकते हैं कि आफ्टर द मोहम्मद बिन कासिम, who attacked in India at Sindh in 712 AD, जिसने 712 ईस्वी में पहला आक्रमण किया था। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, महमूद गजनवी, who related to Ghaznavi dynasty and he was the ruler of Ghazni. Mahmud Ghaznavi attacked in India in 1080 to 1027 AD, जिसने 1000 से लेकर के 1027 ईस्वी तक महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम के बाद। और इसमें इसी दौरान जो था वह आपका गुजरात का एक बहुत ही फेमस टेम्पल है सोमनाथ मंदिर, जहाँ पर उसने अटैक किया था और उसको डिस्ट्रॉय करा दिया था। अब लेकिन इसके बाद वह वापस लौट गया था और कई स्टेट पर उसने आक्रमण किया, सफलता भी प्राप्त करी थी। लेकिन मुस्लिम जो कह सकते हैं कि जो शासन सत्ता थी उसको वह इस्टेब्लिश्ड नहीं किया था, और लूट करके जो धन था, जो इंडिया का जो मंदिरों में जो भी स्वर्ण कह सकते हैं, गोल्ड थे या और भी जो भी संपदा थी, उसको वह लूट करके वापस चला गया था। यानी कि उसका जो ऑब्जेक्टिव था वह इंडिया पर अटैक करके धन की प्राप्ति करना था, न कि मुस्लिम सत्ता का, जो मुस्लिम जो एम्पायर है उसको इंडिया में स्थापित करना था। उस समय जो था वह राजपूत, नॉर्थ इंडिया में राजपूतों का शासन था। और जो है हमें देखते हैं कि वहाँ पर उस समय चौहान वंश था, उस समय आपका और शाकंभरी के चौहान वंश था। इसके अलावा चंदेल थे, तमाम जो राजपूत स्टेट्स थे उस समय थे। इसको हम आगे के चैप्टर में डिस्क्राइब करेंगे, अभी हम इसका ब्रीफ एनालिसिस कर रहे हैं। आप देखिए कि 1000 से लेकर के 1027 तक अटैक हुआ महमूद गजनवी का। 17 बार अटैक किया, तब जाकर के वह सफलता प्राप्त किया था, लेकिन वह भी इंडिया में अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफल नहीं हो पाया था। यानी कि अरबों ने सिंध पर अटैक किया 712 ईस्वी में। इसके बाद जो अटैक हुआ वह आपका 1000 से लेकर के 1027 तक महमूद गजनवी का। आपका जो सिलेबस है वह महमूद गजनवी से ही है। इसके पहले सिलेबस हम लोग उसका अध्ययन नहीं करते हैं, जानकारी के लिए मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आफ्टर वेरी यस हाँ
यस 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 यस। ये मध्य एशिया में बेटा था ना, ये अरब पूरा कंट्री थी, है ना, वो पूरा आपका एरिया था सेंट्रल एशिया। ठीक है, ये एक अरब से ही थे ना। इसके बाद मैंने बताया तो आपको कि सेंट्रल एशिया में जितने ये कई प्रोविंसेस जो है ये अस्तित्व में आए ना, जिसमें गजनी था, गोर था, ख्वारिज्म था, है ना, ये डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से इनका वो हुआ था, ओरिजिन हुआ था। ठीक है, उसमें जो है आपका ये जो थे आपके ज़्यादा प्रभावशाली बनते चले गए, जैसे गजनवी वंश, गजनवी डायनेस्टी, है ना, ये ज़्यादा पावरफुल था। अब इसके बाद हम देखते हैं कि गजनवी से भी ज़्यादा ताकतवर कह सकते हैं, शक्तिशाली, कुछ समय के अंतराल के बाद गोर का जो शासक था, गोर वाज द अनदर प्रोविंसेस इन सेंट्रल एशिया, है ना। मध्य एशिया में गोर एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, एंड मोहम्मद गोरी वाज द रूलर ऑफ गोर एंड हु रिलेटेड टू गोर डायनेस्टी, है ना। मोहम्मद गोरी जो था वह गोर का शासक बना, और जो है वह गोर वंश से जो है संबंधित था। ठीक है, और उसने गजनी पर फिर अधिकार कर लिया, गजनी का अस्तित्व तो खत्म हो गया। लेकिन ये कब हो रहा है, ये आप सोचिए कि 11th 12th सेंचुरी में आकर के, है ना। ये इसलिए कहते हैं कि महमूद गजनवी के बाद जो भारत पर आक्रमण मोहम्मद गोरी को हो रहा है, वो पहला जो अटैक हो रहा है इंडिया में मोहम्मद गोरी के द्वारा, जो गोर वंश का था, गोर और गजनी पर जिसने अधिकार कर लिया था, जो संसबानी वंश का था, वह जो है आपका अटैक कर रहा है 1175 ईस्वी में मुल्तान पर, है ना। 1175 एडी में मोहम्मद गोरी अटैक करता है। यानी कि इतना ज़्यादा अंतराल है तो आक्रमणों के बीच में। एक महमूद गजनवी आपका 1000 में आक्रमण करता है, दूसरा उसी से संबंधित जो मोहम्मद गोरी है, जो गोर का शासक है, जो जो आपका आक्रमण करता है आपका 1175, यानी एंड ऑफ 12th सेंचुरी में। उस समय तक इंडिया का जो कंडीशन था, जो अगर आपने थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ी होगी तो उसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो राजपूत जो इरा है, जो राजपूत युग है, जिसको हम लोग कहते हैं 8th सेंचुरी से, फ्रॉम 8th सेंचुरी टू 12th सेंचुरी, जिसमें नॉर्थ इंडिया में राजपूत शासन कर रहे हैं। लेकिन इसमें क्या है, उनमें लैक ऑफ यूनिटी है, एकता का अभाव है, और आर्थिक रूप से भी जो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल है, इनका पतन हो गया है, और सोशल स्ट्रक्चर भी बहुत ज़्यादा गड़बड़, जिसको हम लोग अपने सिलेबस में डिस्कस करेंगे कि द कंडीशन ऑफ पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द तुर्क इनोवेशन में तुर्क की बात जब भी आएगी, वह महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी होगी। मोहम्मद बिन कासिम की बात हम लोग नहीं करेंगे। महमूद गजनवी एंड मोहम्मद गोरी, है ना, इन 11th एंड 12th सेंचुरी, यानी 11वीं। ये प्रश्न भी आपका यही आता है कि 11वीं और 12वीं शताब्दी में तुर्कों के आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दशा कैसी थी। ठीक है, तो आपका जो प्रश्न बनता है वह तुर्क बनेगा, या फिर महमूद गजनवी बनेगा, या फिर मोहम्मद गोरी बनेगा। यानी कि तुर्कों के आक्रमण के समय भारत की दशा क्या थी, या महमूद गजनवी के समय भारत की क्या दशा थी, या मोहम्मद गोरी के आक्रमण के समय भारत की क्या दशा भी। कोई भी प्रश्न अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपका उत्तर एक ही होगा। इसीलिए हम थोड़ा सा इसका ब्रीफ ओरिजिन के बारे में बता रहे थे, क्योंकि इससे हम लोगों का पॉलिटिकल हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है कि कैसे क्या आक्रमण हुआ था। तो इस तरह से जो है वह महमूद गजनवी के बाद से मोहम्मद गोरी, जैसा मैंने अभी डिस्कस किया कि जिसने अटैक किया था
पहला आक्रमण किया था मुल्तान पर, जिसमें उसने सफलता प्राप्त करी थी। देन कह सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुस्लिम अटैक की हिस्ट्री में इंडियन कॉन्टेस्ट में देखा जाता है, वह यह है तराइन का युद्ध, तराइन का युद्ध, यानी कि द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन जो है वह जो पहला जो तराइन का युद्ध लड़ा गया था was fought between पृथ्वीराज चौहान of Chauhan dynasty and Muhammad Ghori of Gor dynasty, है ना। in 1191 AD 1191 ईस्वी में तराइन का जो पहला युद्ध लड़ा गया था वह चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी जो गोर का शासक था उसके बीच लड़ा गया था, और इसमें इन विच पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए थे। But second battle of Tarain, who was fought between Prithviraj Chauhan and Muhammad Ghori. But in this war, Prithviraj Chauhan was defeated by Muhammad Ghori, and Muhammad Ghori was won. And the last war of and last dynasty of Rajput era, राजपूत युग में यह अंतिम वंश था जिसने फाइट किया, जिसने तुर्कों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और एक प्रकार से तराइन का यह जो सेकंड बैटल था इसने डिसाइड कर दिया कि इंडिया में अब तुर्की जो मुस्लिम सत्ता है वह आसानी से इंडिया में स्थापित हो जाएगी, क्योंकि अब कोई भी विरोध करने की स्थिति में इंडिया में राजपूतों की तरफ से नहीं था। एंड नेक्स्ट ईयर 1193 बैटल ऑफ चंदावर जो मेदिनी राय के बीच लड़ा गया, मेदिनी राय और मोहम्मद गोरी के बीच लड़ा गया था, इस युद्ध में भी मोहम्मद गोरी विजयी हुआ था। कहने का मेरा आशय यह है कि आपको एक बार मैं फिर से इसको रिवाइज करना चाहता हूँ, इसको आपको एक समरी के रूप में, कि जो इस्लाम था उसका जो इस्लाम धर्म का जो संस्थापक, जो फाउंडर थे, वो हज़रत पैगंबर मोहम्मद साहब थे, जिन्होंने 570 में जिनका जन्म हुआ था, 632 ईस्वी में जिनकी मृत्यु हुई थी, और उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद जो उनके उत्तराधिकारी हुए खलीफा हुए। खलीफा जो थे, खलीफा ने अपने आप को पैगंबर साहब का प्रतिनिधि कहा, उनका उत्तराधिकारी कहा, और धीरे धीरे धर्म का जो इस्लाम का स्वरूप था वह राजनीतिक स्वरूप लेने लगा, उनका साम्राज्य का विस्तार होने लगा। फिर मध्य एशिया से, अरब से ये बाहर निकल करके ईरान, इराक से लेकर के आपका यूरोप तक, चाइना तक, इंडिया तक इनका फैलाव शुरू हुआ। और लेकिन खलीफाओं को आंतरिक विद्रोह का भी सामना करना पड़ा, जिसके कारण कई स्टेट अस्तित्व में आए, जिसमें आपका गजनी था, गोर था, ख्वारिज्म था, है ना। तो गजनी वंश का जो शासक था महमूद गजनवी, उसने भारत पर अटैक किया 1000 ईस्वी में। इसके पहले भारत पर अरबों ने मोहम्मद कासिम के नेतृत्व में भारत के सिंध प्रांत पर आक्रमण किया था और विजय प्राप्त की थी, लेकिन किसी अन्य राज्य पर वे अपना अधिकार नहीं स्थापित कर पाए थे। महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी, जो गोर वंश का शासक था, जिसने गजनी पर भी अधिकार कर लिया था, उसने भारत पर पहला जो आक्रमण किया वह 1175 में किया था। और उसके बाद जो पहला तराइन का युद्ध हुआ, यस बेटा अभी मैं कंप्लीट कर लूँ, कंक्लूजन कर रहा हूँ, कंक्लूड कर लूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। फिर उसके बाद जो है 1191 ईस्वी में पहला जो तराइन का युद्ध हुआ वह चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए। लेकिन उसके बाद
दूसरे ही वर्ष 1192 ईस्वी में चौहान वंश के राजा पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी हुआ। और उसके अगले ही वर्ष 1193 ईस्वी में आपका चंदावर के राजा मेदिनी राय और पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच युद्ध हुआ, जिसमें मोहम्मद गोरी विजयी हुआ। और इसके बाद हम देखते हैं कि भारत में कोई भी राजपूत शासक नहीं ऐसा बचा जो तुर्की आक्रमण का विरोध कर सकता हो, और जिसका यह परिणाम हुआ कि धीरे धीरे लास्ट में आकर के जब मोहम्मद गोरी की डेथ हो जाती है 1205-6 में, तो आपका कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ द कमांडर ऑफ मोहम्मद गोरी, जो मोहम्मद गोरी का कमांडर था, वह आपका भारत में तुर्की सत्ता की स्थापना करता है। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक वाज द फाउंडर ऑफ तुर्की डायनेस्टी इन इंडिया। कर सकते हैं कि वह कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह भारत में तुर्की सत्ता का संस्थापना करने में सफल हुआ था। ये हमने आपको भारत में तुर्की आक्रमण क्यों, कैसे और उसका हुआ, इसके बारे में हमने आपसे थोड़ा सा संक्षेप में डिस्कस किया। अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप अब पूछ सकती हैं। हाँ। हम्म। नहीं, शुरुआत में हमने आपसे बताया भी था, शायद आपने ध्यान से मेरा लेक्चर सुना नहीं, कि मोहम्मद बिन कासिम ने जो अटैक किया था वह 712 ईस्वी में किया था। उसका भी उद्देश्य था धन की प्राप्ति करना। उसके पहले लगातार अरब से व्यापारिक संबंध इंडिया जो है, कई अरब तो इंडिया में बस भी गए थे, कई मुस्लिम्स, और उनका संपर्क भी उनसे हो गया था। और एक प्रकार से कल्चर की बात जब हम करेंगे तो आपसे डिस्कस करेंगे। उसके बाद महमूद गजनवी में भी जो अटैक किया वह लूटपाट ही, धन की ही प्राप्ति करना था। लेकिन उसके बाद जो है, जो अटैक हुआ, वह मोहम्मद गोरी ने जो अटैक किया, उसका उद्देश्य भी एक प्रकार से धन की ही प्राप्ति करना था। लेकिन जो इंडियन जो कंडीशंस थी जिसकी हम लोग जिक्र करते हैं आपके सिलेबस पे, कि जो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल जो कंडीशन थी, उस परिस्थिति ने, उन कंडीशंस ने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिसके कारण भारत जैसे विशाल और महान देश पर मोहम्मद गोरी बहुत ही आसानी से विजय प्राप्त करने में सफल हुआ और अपनी शासन सत्ता को स्थापित कर सका। ठीक है। ओके। नेक्स्ट। और किसी को कोई प्रॉब्लम बेटा? आप सभी को समझ में आया? हम्म। हाँ। ये आपके सिलेबस से इसका कोई, हाँ हाँ, ये हम लोग मूलतः जो डिस्कस करेंगे सिलेबस का टॉपिक, वह कंडीशन को लेकर के डिस्कस करेंगे, और वही प्रश्न आपसे पूछा भी जाता है ज्यादातर। तो ये हमने महमूद गजनवी, आपको जब भी पढ़ना है वो महमूद गजनवी से पढ़ना है। महमूद गजनवी का जो इंडिया पर जो अटैक हुआ था, मोहम्मद गोरी का जो अटैक हुआ था, उसके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। उस समय पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन क्या थी। और आपको ये भी बता दूं कि ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ते हो, पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन, तो इसी में हमारा जो दूसरा प्रश्न बनता है कि जो कॉजेज थे कि क्यों डिफीट हुए आपके राजपूत जो है तुर्कों के अगेंस्ट, तो उनमें भी आपका जो है पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिकल कंडीशन ही उसके लिए उत्तरदायी थी। ठीक है। साक्षी, अ, आपका बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? हाँ, बोलिए। यस 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 यस, ओनली। नेक्स्ट।
ओके ओके 570 AD एंड 632 AD। बेटा मैंने बताया तो अभी, ये अरब कंट्री के, एक अरब जैसे एक आपका अरब, आज भी आपने बोला कॉन्टिनेंट है, अरब प्रायद्वीप है, जैसे एशिया है, ठीक है। उसी तरह से ये अरब भी एक कॉन्टिनेंट था, एक प्रायद्वीप था, उसके अंदर ये सारे सब कुछ थे, चाहे आपके ईरान हो, चाहे इराक, गल्फ कंट्री जिसको बोलते हैं, ठीक है। हम्म, हम्म, हाँ बोलो। बेटा नोट्स ये है कि हमने आपसे ये बोला था कि आप हमारी किताब को खरीद लीजिए, और उसमें जो है आप जो है, आपको मैं बता दूंगा कि इसमें कौन सा, उसमें एक्चुअल में आपको कुछ उसमें सॉर्ट करना ही नहीं है, वो एक प्रकार से पूरा नोट्स ही है किताब, ठीक है। जो भी टॉपिक होगा मैं इसमें बता दूंगा कि क्या टॉपिक आपको पढ़ने हैं, क्या टॉपिक आपको इसमें छोड़ने हैं, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वालों से मेरी गुजारिश है कि आपको जब मेरा एक यूनिट कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तो उसमें या बीच में भी जब अगर आपको लगता हो एक टॉपिक कंप्लीट हो जाए, तो आप कॉलेज अगर आते हो तो आप, मैं कॉलेज आवर में रहूँगा, है ना, तो उसमें आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं कि जो है